हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। उसने खिड़की से ही देखा था कि एक सफेद मारुति वैन तेजी से दरवाजे पर रुकी। कार की डोर घर्षण की आवाज करते खुले और एक के बाद एक उसमें से 5 आदमी उतरे। जानकी ने अभी अभी लौटती हुई मारुति वैन को फिर देखा। देर तक उसका धुआं हवा में लहराता रहा। इस आने और जाने के अंतराल में ही इतना कुछ घट गया। क्षण भर में ही सर्वत्र सन्नाटा छा गया था। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन घंटे भर में ही चहकते परिवार पर मुर्दानी छा गई। पर्दे अभी भी उसके स्पर्शाघात से ही हिल रहे थे, जो अभी अभी यहाँ से गए थे। मेज पर पानी से भरे गिलास अनछुए पड़े थे। इतना अपमान कभी किसी ने सहा नहीं था। सभी एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। जानकी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। उसने खिड़की से ही देखा था कि एक सफेद मारुति वैन तेजी से दरवाजे पर रुकी। कार के दरवाजे घर्षण की आवाज करते हुए खुले और एक के बाद एक उसमें से 5 आदमी उतरे। जानकी ने अभी अभी लौटती हुई मारुति वैन को फिर देखा। देर तक धुआं हवा में लहराता रहा। इस आने और जाने के अंतराल में ही इतना कुछ घट गया। बाबूजी अब तक टाई की गांठ कई बार बांध और खोल चुके थे। संतोष बरामदे में बैठे उंगलियां बजा रहे थे। अम्मा जी बैठी बैठी फर्श पर पड़ी दरारों को अपने पांव से कुरेद रही थीं। अनिल चाबी का गुच्छा हिलाते खिड़की के पास खड़ा दूर कहीं शून्य में देख रहा था। सभी विचारों के मंथन में डूबे उस घटना को मानो भूलने की चेष्टा में लगे थे, ताकि उन्हें उस शर्मनाक एवं दुखद घटना के बारे में सोचने का अवसर न मिले। पूरे परिवार को संवेगात्मक तनाव से घिरा दे जानकी चुपचाप रसोई में चली गई। सबसे पहले सन्नाटा तोड़ा था संतोष ने। मैंने पहले ही कहा था, हमें सीना के अंदर रहना चाहिए। आप लोगों ने जिस तरह जानकी के परिवार वालों से भीख मांगी थी, वह मैं भूला नहीं हूँ बाबूजी। बाबूजी दहाड़ते हुए बोले, भीख कैसी? हर लड़के के पिता की कुछ मांग होती है, इच्छा होती है। आखिर वह बेटे के ब्याह में अपनी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो कब करेगा? फिर हर लड़की का पिता जानता है कि उसे ये मांगे पूरी करनी ही है। मैंने क्या कुछ अनोखा किया है? जानकी सब्जी बना रही थी, पर उसके कान इधर ही थे। अचानक मन में कसक सी उठी और यादों की पर्दे खुलने लगी। उसे अपने सीधे साधे पिता पर उस वक्त बहुत क्रोध भी आया था। आखिर यह विवशता उन्होंने क्यों ओढ़ ली? आज संतोष ने अपने पिता के सामने आईना रखने की हिम्मत ही कर ही ली। गर्व से तनी मुझे आज झुक गई थी। बेटे का पिता होना ये बहुत गर्व की बात समझते थे। इसी घमंड ने न जाने कितने संस्कारी और सम्मानित लड़कियों के पिता को आहत किया था। जानकी के बीए पास करते ही उसका ब्याह संतोष से तय हो गया था। सब कुछ तय होने के बाद भी संतोष के पिता नित नई मांग पेश करते गए। उन्होंने बहुत चालाकी से काम लिया। पहले उन्होंने जानकी के पिता को चाशनी में पकी अपनी बातों के शब्द जाल में फंसा लिया और फिर मंगनी हो जाने पर उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। जानकी के पिता उसकी मंगनी पूरी करने को भी बस थे, क्योंकि मंगनी हो चुकी थी। जगहसाई से सह नहीं सकते थे, इसलिए इस दलदल में धंसने के सिवा कोई चारा नहीं था उनके पास। जानकी पिता की संपत्ति लेकर इस घर में आ गई, लेकिन उनकी दी गई संपत्ति जानकी के भाग में न आई। उसकी आंखों के सामने दहेज के सारे सामान उसकी ननद के ब्याह में दे दिए गए। उसका हृदय आर्तनाद कर उठा। इसी दहेज को जुटाने में उसके पिता कंगाल हो गए थे और उसके ससुर ने मुफ्त मिले इस सामानों को कितनी सहजता से अपनी बेटी को दे दिया था। आज उसकी समझ में आ गया था कि क्यों बेटी का ब्याह बेटे के ब्याह के बाद क्यों किया जाता है। हाँ, संतोष की आंखों में तैरती विवशता उसने देखी थी, पर वह भला क्या कर सकता था। पिता के रौबीले व्यक्तित्व के आगे किसी की नहीं चलती थी। लड़की होने का दुख उसे सालता रहा।
उसके जन्म के समय से ही माता पिता का आत्मबल घटता गया। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, असुरक्षा की भावना से ग्रसित उसके माता पिता उस पर हिदायतों के बोझ लादते गए। फिर उसने बेटे का पिता होने की वजह से अपने चाचा का आत्मबल बढ़ते देखा था। उनका पुत्र अतुल अपने पिता का दाहिना हाथ था। पिता को दिनों दिन जिम्मेदारियों से वह मुक्त करता गया। उनकी तुलना में दहेज की व्यवस्था में जुटे अपने पिता की याद आते ही उसका मन द्रवित हो उठता। दोनों भाइयों के व्यक्तित्व में भी अंतर आ गया। अपने पिता की आर्थिक तंगी देख उसे अपने ससुर पर बेहद क्रोध आता। जब वही सब अनिल के भाभी ससुराल वालों के साथ दोहराया जाने लगा तो वह क्रोध में उफनती संतोष के पास जा पहुंची। क्यों जी, आप लोग लड़की वालों की व्यवस्था का इतना अनुचित लाभ क्यों उठाते हैं? द्रौपदी के चीर की तरह इनकी मांग बढ़ती जा रही है। आप लोग अपनी मांग एक ही बार लड़की वालों के सामने क्यों नहीं रखते? अगर वे आपकी मांग पूरी करने में समर्थ नहीं होंगे तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। इस तरह जाल बिछाना शोभा नहीं देता। आप बाबूजी को समझाते क्यों नहीं? बाबूजी को समझाना आसान नहीं है। उनके अहंकार ने हम सब के व्यक्तित्व को बौना बना दिया है। इस बार वे तगड़ी राशि ऐंठने के चक्कर में है। मैं भी समझ रही हूँ। इस बार के दहेज से वे छोटी ननद की शादी करेंगे। दहेज की अग्रिम राशि के रूप में 5 लाख रुपए जानकी के ससुर ने वसूल लिए थे। जानकी रसोई में चाय बना रही थी, तभी बरामदे में अम्मा जी भनभनाते हुए बाबूजी के पास पहुंची। क्यों जी, यूं ही जोड़ते तोड़ते रहेंगे या कुछ अपनी बेटियों के लिए भी सोचेंगे? आखिर उनके भाई की शादी है, उनकी चाह भी तो पूरी करनी होगी। ब्याह में पहनने के लिए उन्हें भी तो कुछ गहने चाहिए। हाँ, मैं यह तो भूल ही गया था। ऐसा करो, बहू के साथ तुम सभी जाकर गहनों का ऑर्डर दे आओ। नई बहू के लिए गहने खरीदते वक्त मैं दोनों बेटियों के भी गहने लेता आऊँगा। जानकी भी सभी के साथ आभूषण विक्रेता के पास गई थी। वहाँ पहुँचकर जानकी को महसूस हुआ कि मानो उसकी कोई अहमियत नहीं। बहुत देर तक वह उपेक्षित सी खड़ी रही और फिर सास की अनुमति लेकर नए वर्ष के कार्ड खरीदने पास की दुकान में चली गई। जानकी को आश्चर्य होता कि दहेज के रुपयों को देख सभी अपनी अपनी सोच रहे हैं। नई दुल्हन के लिए भी गहने कपड़े खरीदने हैं, यह बात कोई क्यों नहीं सोच रहा। सिर्फ अपनी मांग की फेहरिस्त तैयार करने में सभी लगे हैं। अनिल के भाभी ससुर ने अपनी पढ़ी लिखी लड़की को साजो सामान के साथ विदा करने का दावा किया था और नगद 5 लाख की अग्रिम राशि के वे पहले ही दे चुके थे। लेकिन अनिल के पिता की मोटी चमड़ी पर अब किसी दया रहम की बात का असर नहीं होता था। अनिल भी बेहद खुश था कि पिता ने तो आज तक सुख सुविधा के सामान उसे दिए नहीं, लेकिन आज बिना मेहनत के ही दहेज के रूप में मुफ्त का माल हाथ आ रहा है। उस पर भाभी बधू तृष्णा बेहद सुंदर तथा शांत एवं शिष्ट थी। अनिल अकेले में बार बार उसकी तस्वीर को देखता। रात में खाने की मेज पर अनिल के पिता ने कहा, एक बात मुझे समधी जी को फोन पर कह देनी चाहिए थी कि मेरे बेटे के लिए चांदी का डिनर सेट भी होना चाहिए, अन्यथा मेरा बेटा वहाँ खाना नहीं खाएगा। सभी खुश हो उठे थे, पर संतोष से रहा नहीं गया। पापा प्लीज अब यह सब बंद करो। ऐसा लगता है मानो हम कटोरा लेकर उनसे भीख मांग रहे हैं। हमने कभी चांदी की कटोरी में कुछ खाया भी है कि आप डिनर सेट की बात कर रहे हैं। जानकी सिर झुकाए खाती रही। उसे अब उबकाई सी आ रही थी। उसे महसूस हुआ मानो किसी ने उसे भिखारियों की बिरादरी में बिठा दिया है। तर्क वितर्क ने घर में एक हंगामा ही खड़ा कर दिया। संतोष और जानकी एकदम अकेले पड़ गए। बाबूजी ने मुझ पर ताव देते हुए कहा, अरे यही अवसर होता है जब कोई भी लड़की का पिता इनकार नहीं कर सकता। बाबूजी ने खाना खत्म किया और कमरे में फोन करने चले गए। संतोष और जानकी अपने कमरे में चले गए। परिवार के बाकी सदस्य खाने की मेज पर बैठे खाली पुलाव पकाते रहे।
सभी को इंतजार था एक सुखद सुबह का। रोज को रोज की तरह उस दिन भी सवेरा हुआ था, लेकिन बादलों में आज सूर्य को अपने आंचल से छिपा रखा था। सभी को आज अनिल के भावी ससुर के फोन का इंतजार था। कुछ लोग पूर्वानुमान लगा रहे थे कि शायद अग्रिम नगद राशि की तरह वे लोग पहले ही डिनर सेट भी घर पहुंचा दें। जानकी की छोटी ननद मिनी मचल उठी। पापा, एक दिन मैं भी उसमें खाऊंगी। एक ही दिन क्यों बेटी, तुम उसमें रोज खाना। आखिर अनिल के दहेज में जो कुछ आएगा वह तो मैं तुम्हें ही दूंगा। बाबूजी ने भाव विभोर होकर कहा। अनिल उखड़ गया। मैं अपनी एक भी चीज किसी को छूने नहीं दूंगा। पापा को तुम्हारे दहेज के सामान खुद खरीदने होंगे। मैं संतोष भैया नहीं हूँ। फिर तो उस वाद विवाद में महाभारत का रूप ले लिया। आरोप प्रत्यारोप का भयंकर आदान प्रदान हुआ। अनिल ने अपने पिता की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी माँ से कहा, आपने तृष्णा के लिए आभूषण भाभी से पसंद क्यों नहीं कराए? तृष्णा उसी कलात्मक रुचि के गहने पहनेगी या आपकी पसंद के पुराने फैशन के? गहनों की खरीदारी में कलात्मक अभिरुचि का होना आवश्यक है। अम्मा जी चिढ़कर बोली, ये लो भाई, क्या कहने हैं मेरे सपूत के? अभी घर में पत्नी आई भी नहीं और तरफदारी अभी से शुरू हो गई है। जानकी अपने कमरे की खिड़की से सड़क पर आती जाती कारों को देख रही थी। तभी एक सफेद मारुति वैन आकर दरवाजे पर रुकी। कार के दरवाजे एक घसट के साथ खुले और एक के बाद एक उसमें से 5 व्यक्ति उतरे। एक व्यक्ति ने सिगरेट का अंतिम कस लेकर सिगरेट फेंक दी। सबने एक दूसरे से आंखों ही आंखों में कुछ कहा और अनुशासित एवं शालीन ढंग से चलकर दरवाजे तक पहुंचे। वैन के रुकते ही घर में हलचल सी मच गई। आखिर इतनी जल्दी डिनर सेट खरीद कर पहुंचाने भी आ गए। अम्मा जी और जानकी नाश्ते पानी के प्रबंध में लग गई। मिनी ने ट्रे में पानी के गिलास मेज पर रख दिए। बाबूजी जानबूझकर आंगन में टहलते रहे ताकि कुछ देर उन्हें प्रतीक्षा में बैठना पड़े। आखिर ये लोग लड़की वाले हैं। बाबूजी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अतिथि बाहर बैठे इतनी देर से उनका इंतजार कर रहे थे, पर उन्हें इस बात की तनिक भी चिंता नहीं थी। अम्मा, अब बातें बंद भी करो। बैठक में अकेले अतिथि ऊब रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे हमारी शिष्टता के विषय में। अनिल अपनी अम्मा पर बरस पड़ा। इतनी जल्दी है तो तू ही चला जा। बड़ा आया शिष्टता सिखाने वाला, अभी से ससुराल वालों की पैरवी कर रहा है। मुझे पर ताव देते बाबूजी ने अनिल को एक झाड़ लगाई। अनिल खिसिया कर रह गया। जानकी रसोई में पत्ता गोभी काट रही थी। वह अपना सारा आक्रोश पत्तों पर उतार रही थी। क्यों हम इन रूढ़ियों में बंधे हैं? आखिर लोग इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? आज की लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, फिर उनके साथ भी दहेज की चाह क्यों? पत्तों को वह यूं कतर रही थी मानो आज वह इस कुप्रथा को समाप्त करके ही दम लेगी। वह प्रायः सोचती कि उसके पिता जैसी व्यवस्था अच्छी चीज नहीं। उन्हें डटकर इन लोगों का सामना करना चाहिए था। उसने भी तो हिम्मत नहीं की। अगर आज के लड़के लड़कियां ही डटकर दहेज प्रथा का बहिष्कार करें तो फिर लोग अपने आप ही घुटने टेकने लगेंगे। काश कोई ऐसा कर पाता। तृष्णा भी अब जानकी बनकर जीवन बिताने को बाध्य हो जाएगी। लड़की होने का दंड आजीवन भुगतना पड़ेगा उसे भी। संतोष में हिम्मत नहीं थी, पर अनिल में हिम्मत होने के बावजूद दहेज की चाहत है। जब एक दिन मिनी के रिश्ते के लिए उससे किसी की देहरी पर सिर पटकना पड़ेगा, तब इस वर्ष एवं अपमान की पीड़ा महसूस करेगा। सब्जी काटने के बाद जानकी बरामदे में आई, जहां से बैठक की बातें सुनी जा सकती थी। हवा के झोंकों से पर्दे हिलते तो अंदर का दृश्य भी दिखाई पड़ता। उसे वहीं पर रुकना अच्छा लगा। बैठक में कुछ देर सभी चुनाव संबंधी बातें करते रहे। चुनाव की बातें कुछ लंबी होने लगी तो विषय बदलकर मौसम पर आ टिका। जानकी को लगा दोनों पक्ष अपनी बात शुरू करने के मंसूबे बांध रहे हैं।
बेचैनी दोनों पक्षों को है, पर शुरुआत करने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पा रहा है। अचानक कृष्णा का बड़ा भाई कुछ कहने को कसमसाया। उसने एक बार चारों ओर देखा और फिर कहना शुरू किया, हम लोग अपनी व्यवस्था बताकर आपसे क्षमा मांगने आए हैं। बाबूजी को आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी और बोले, क्या मतलब है आपका, शादी करनी है या नहीं? कृष्णा के भाई ने सबने कहा, वही तो कहने आया हूँ, हम आपके यहाँ रिश्ता नहीं कर सकते। बाबूजी क्रोध से उफनते हुए खड़े हो गए। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है आपका? विवाह के दिन अब बचे ही कितने हैं? जब सब तय हो गया तो अब अंत में आप एक रिश्ते को तोड़ने की बात कर रहे हैं। बाबूजी नाराज ना हो, रिश्ता प्रेम से जुड़ता है, सौदेबाजी से नहीं। सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती मांगों से अब हम थक चुके हैं। अब हमारी शक्ति नहीं रही। आपकी मांगों को हम लोग पूरी करने में असमर्थ हैं, क्योंकि ब्याह के बाद भी अगर यही सिलसिला रहा तो हमारी बहन की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आज से रिश्ता खत्म ही समझिए। बाबूजी को काटो तो खून नहीं। अपमान एवं क्रोध से आंखें लाल हो गई उनकी, पर मुंह से बोल नहीं फूटे। तभी दूसरा धमाका हुआ कृष्णा के छोटे भाई की ओर से। बाबूजी, हमने आपको अग्रिम राशि के 5 लाख रुपए दिए थे, कृपया वह लौटा दें ताकि दीदी के लिए हम अन्यत्र रिश्ता तय कर सके। बाबूजी ने उसे क्रोध से घूरा और फिर अंदर कमरे में आई। मिनी ने घबराकर बाबूजी से पूछा, गहनों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, उनका क्या होगा? बाबूजी ने क्रोध में आकर अलमारी पर लात मारी। मिनी सहम कर दूर जा खड़ी हुई। बाबूजी ने अलमारी से रुपए निकाले और बैठक में जाकर मेज पर रख दिए। आज उनकी मूछें नीची हो गई थी, शरीर की सारी शक्ति चुक गई थी। तभी दोनों भाइयों ने मिलकर रुपए गिनने शुरू किए। रुपए गिनने के बाद उन्होंने उन्हें अपने बैग में रखा और फिर सभी एक साथ ही खड़े हो गए। कृष्णा के बड़े भाई ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी हमें क्षमा करें, अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब आप भी 2 बेटियों के पिता हैं, हमारी मजबूरी आप समझ सकते हैं। सभी एक साथ अभिवादन करके बाहर निकले और मारुति बहन में जा बैठे। बहन जा चुकी थी। जानकी की समझ में नहीं आ रहा था कि कृष्णा के परिवार वालों की हिम्मत की दाद दे अथवा ससुराल की प्रतिष्ठा मिट जाने के दुख में रोए। उसे आज फिर अपने कमजोर पिता की याद आई। बाबूजी का घमंड आज चूर हो चुका था। जानकी को लगा जैसे अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। लज्जा एवं ग्लानि से सभी के सिर झुक गए हुए थे। ससुराल की प्रतिष्ठा मिटते देख जानकी की आंखें भर आई। उसे बाबूजी का व्यवहार पसंद नहीं था, पर कोई उन्हें अपमानित कर जाए यह भी वह सहन नहीं कर पा रही थी। उसके आंसू निकलते रहे, पर परिवार के लोग पाषाणवत हो चुके थे। उसे यही संतोष था कि अब बाबूजी किसी लड़की के पिता को कभी परेशान नहीं करेंगे। बोझिल वातावरण को हटाने के उद्देश्य से उसने मेज पर खाना लगा दिया। सभी मेज पर आ चुके थे। सभी को अपने आचरण पर पश्चाताप था। जानकी इसी बात को सोचकर खुश हो उठी कि ठोकर भले ही लगी हो, पर आज समझदारी आ गई है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।